धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर रोजाना एक बुलेटिन आपके सामने रखता ही रहता हूं, जिसमें पुलिस की कार्यशैली भूमिका पर भी सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन सिर्फ पुलिस की कार्यशैली और भूमिका पर सवाल उठाकर ही हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि पुलिस का भी उत्पीड़न होता है, पुलिस पर भी एक तरीके से अत्याचार होता है, उनके जो अधिकार हैं उनका भी हनन होता है। उसको लेकर कभी बात मीडिया खासकर नहीं करता है। जैसे आप देखते हैं आईपीएस लॉबी है तो उनकी अपनी एक एसोसिएशन है, पीपीएस अधिकारी होते हैं उनकी भी अपनी एक एसोसिएशन होती है, लेकिन पुलिस जिसमें इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही, ये तमाम लोग होते हैं, इनकी कोई एसोसिएशन नहीं होती है, कभी बनने भी नहीं दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि इन लोगों की भी एक एसोसिएशन बन गई है। वर्तमान समय में जो उसका नाम रखा गया है रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन। तो यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल ये आपके सामने आना चाहिए कि आखिर इसको बनाने की ज़रूरत क्या पेश आई थी। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि आखिर इसको बनाने का जो पूरा का पूरा एक संघर्ष हुआ है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष है, आपको बताएंगे आज वो कैसे कैसे संघर्ष है, तो वो किस तरीके का संघर्ष रहा है। और अब ये जब बन गया है तो क्या ये वाकई में पुलिस के हित में कुछ कर पाएगा, या आगे आने वाले टाइम में ये भी किसी राजनीति का शिकार हो जाएगा। तो इन्हीं सवालात के पास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रक्षक कल्याण ट्रस्ट और पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, तो उनसे कुछ सवालों के जरिए बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विजेंद्र जी आपसे ये है कि आपने ये जो संस्था बनाई है, इसको बनाने की क्या जरूरत पेश आई है? ये संस्था को बनाने के लिए बहुत जबरदस्त जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि पुलिस के आईपीएस अधिकारी और उच्च अधिकारी भारत के संविधान को भी नहीं मान रहे थे, पुलिस रेगुलेशन को भी नहीं मान रहे थे, शासनादेश को भी नहीं मान रहे थे, और आईपीएस अधिकारी अपने पद पावर का दुरुपयोग करके और ये नियम विरुद्ध तरीके से कर्मचारियों को प्रताड़ित, परेशान, अन्याय, अत्याचार, शोषण कर रहे थे। इसके लिए आपको एक घटना बताएं कि 29/10/93 को महिला कांस्टेबल समा परवीन पुलिस लाइन झांसी में एक स्टॉल लगाई हुई थी, और वहां एसएसपी शैलेंद्र सागर आईपीएस की पत्नी उस मेले में गई और उसने अपना चश्मा रख दिया। तो महिला कांस्टेबल ने टेबल साफ करके और चश्मा ऊपर रख दिया। इतने में एसएसपी शैलेंद्र सागर की पत्नी आई और उसने महिला कांस्टेबल के 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा चश्मा छूने की। इस घटना को देख करके हम लोगों को भारी कष्ट हुआ और हम सारी पुलिस को लेकर के सीधे कमिश्नर झांसी श्री धर्मेंद्र देव के पास पहुंचे, और मैंने कहा कि इस तरह से हम लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप पुलिस एसएसपी की पत्नी ने महिला सिपाही को मारा है तो इनके खिलाफ 332, 353, 323, 545 ऑफेंस बनता है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी। जब ये मांग कर दी तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम इसकी जांच करवा लें, मुकदमा कायम करा देंगे। रात को जो है एसएसपी और सीओ नगर रणवीर सिंह ने उस महिला सिपाही को रात को जबरदस्ती गायब कर दिया, उसको घर से, क्वार्टर से ही गायब कर दिया। जब ये स्थिति मैंने देखी तो मैंने हड़ताल शुरू करवा दी। पुलिस लाइन झांसी में 2 दिन लगातार हड़ताल हुई। हड़ताल के दौरान डीआईजी टीके जोशी थे, उन्होंने आकर के इन लोगों से कहा कि भाई आपने अभद्र व्यवहार किया है, आप इसके लिए माफी मांगिए। तो उन्होंने माफी सार्वजनिक तौर से महिला कांस्टेबल से मांगी, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस महानिदेशक और आईजी पुलिस लाइन झांसी आए जी। वहां पर इन्होंने सम्मेलन किया जी। और सम्मेलन करने के बाद सम्मेलन में ये बोले कि भाई पुलिसकर्मियों आपको क्या क्या परेशानी है, क्या क्या दिक्कत है। मैंने खड़े होकर कहा श्रीमान जी, दिक्कत तो बहुत बड़ी है कि ये अधिकारी हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण करते हैं, इसको रोका जाए। तो उस पर सटीक जवाब न देते हुए डीजीपी महोदय बोले कि अरे ये तो बहुत ज्यादा बोलता है, पुलिस नाम पर कोड है, इसको तो पुलिस विभाग से बर्खास्त कर देना चाहिए।
और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये पुलिस विभाग में अभी तक बना कैसे रहा। इसके बाद तत्पश्चात जो है इन्होंने लोगों ने जो है मेरे खिलाफ कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान उसी एसएसपी ने आरोप मेरे ऊपर लगाया कि बृजेंद्र सिंह यादव का पुलिस कर्मियों में भय आतंक व्याप्त है, लिहाजा जो है ये कभी भी विद्रोह करा सकता है। मैं पुलिस महानिदेशक प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें सेवा से डिसमिस करता हूं। अब बताइए कि भारत के संविधान में और शासनादेश में लगा, योगेंद्र नारायण ने शासनादेश पारित किया था 98 में कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के निदान के लिए शासन के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष, न्यायिक संस्था के समक्ष अपनी बात रख सकता है, प्रवाद प्रस्तुत कर सकता है। शासन का यह दायित्व बनता है कि वो समस्या का निराकरण करे, क्योंकि अगर वो समस्या, ये उसका नागरिक अधिकार है। नागरिक, और प्रायः ये देखा गया है कि अधिकारी कर्मचारी को प्रताड़ित एवं परेशान करते हैं, जो असंवैधानिक है, न्याय प्रक्रिया के विपरीत है, नागरिक अधिकारों का हनन होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो है मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की। बस वहीं से मेरे मन में ये तय हो गया कि अकेले लड़ाई लड़ने से नहीं, एक एसोसिएशन होनी चाहिए। ठीक है, आपने बताया कि 1993 का एक घटनाक्रम जो झांसी में घटा शमा परवीन के साथ, उसके बाद जो हालात पैदा हुए उसने आपको विवश कर दिया कि एक एसोसिएशन, एक संस्था बनानी बेहद ज़रूरी है और अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन अभी तक की जो बातचीत आपने सामने रखी उससे दो सवाल पैदा हुए मेरे जहन में। घटना का आप जिक्र कर रहे हैं 1993 की का, लेकिन कोर्ट के आदेश का जिक्र कर रहे हैं 1998 का। तो 5 साल बाद जो आदेश आएगा उसे 5 साल पहले कैसे लागू कर दिया जाएगा? उस वक्त तो आपको सस्पेंड किया जाएगा या बर्खास्त किया जाएगा, वो तो ठीक किया गया ना। संविधान में पहले ही से अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के निदान के लिए अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है। संविधान में तो पहले शासनादेश तो बाद में आया है, शासनादेश तो बाद में आया है, लेकिन संविधान में तो पहले ही से था कि हम लोग अपनी बात कर सकते हैं, अपने न्याय के लिए किसी से भी न्याय मांग सकते हैं, उसमें तो प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए ना। अब जब आवश्यकता हुई तो मैंने स्टडी की, जानकारी की, तो नेशनल पुलिस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7 फरवरी 1989 में आयोग बैठा था। उसमें ये था कि अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस एसोसिएशन पुलिसमैन कवरिंग द स्टेट पुलिस सर्विस ऑफिसर्स एंड सबऑर्डिनेट पर्सन्स आर रेडी एक्सेप्ट इन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हर स्टेट में मैं स्वयं गया, बिहार गया, बंगाल गया, उड़ीसा गया, त्रिपुरा गया, मणिपुर, हर जगह पुलिस एसोसिएशन चल रही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आईपीएस और पीपीएस एसोसिएशन चला रहे हैं। तो भारत का संविधान राइट टू इक्विवेलेंट, एक समान अधिकार के साथ, मैंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में एक याचिका दायर की जिसका नंबर है 5350/1993। ठीक है। और उसमें माननीय IS माथुर साहब ने जजमेंट पास किया कि वाई द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एप्रोप्रिएट एक्शन टेकन बाय हिम विद ए मंथ फ्रॉम प्रोसीडिंग रिलेटिंग रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में बी कंप्लीटेड बाय द रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग विद द लॉ विद ए 1 मंथ रिप्लाई द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। 23/12/93 को पुलिस महानिदेशक ने ये रिपोर्ट दी कि बृजेंद्र सिंह यादव अनुशासनहीनता में लिप्त रह चुके हैं और सन 1973 में पुलिस में विद्रोह हो चुका है। इसके बाद CRPF में विद्रोह हो चुका है, CISF में विद्रोह हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस महानिदेशक घोर विरोध करता हूं कि किसी भी दशा में पंजीकरण ना किया जाए। ठीक है। ये एक कॉपी माननीय मुख्यमंत्री को दी, एक कॉपी प्रमुख सचिव गृह को दी, एक मुख्य सचिव जी को दी, और पंजीकरण उन्होंने रोक दिया। ठीक है। इसके बाद जब रोक दिया तो मैंने पुनः फिर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की 25/820 सन 95, जिसमें माननीय शीतला प्रसाद जज साहब ने हमारी रेट पिटीशन को अलाउ किया।
ठीक है। और डायरेक्शन दिया कि इफ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय डिपार्टमेंट हैज बीन रिमूव्ड बाय petitioner सोसाइटी, however petitioner make a press application, competent authorities shall be disposed by reasoned order within 3 months। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मुझे रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ जी। जब मैंने इस संस्था को चलाना स्टार्ट किया तो डीजीपी वगैरह ने हमारे सदर पदाधिकारियों के साथ विभागीय कार्रवाई, धमकाना और उनको बर्खास्त करने की धमकी देना शुरू कर दिया। ठीक है। जब शुरू कर दिया तो मैंने फिर माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। माननीय उच्च न्यायालय में 44,580 2019 याचिका दायर की, जिसमें डीजीपी का जवाब तलब हुआ। और उस याचिका में मैंने ये दिखाया कि श्रीमान जी ये अपंजीकृत, इनकी एक संस्था थी द कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिलीज ऑफ द मेंबर इन यूपी पुलिस फोर्स। इस संस्था नामक संस्था से ये पुलिस कर्मियों के वेतन से 10 रुपया शिक्षा, 5 रुपया रक्षा, 4 रुपया डीएफ, 2 रुपया मंदिर के नाम से प्रति कर्मचारी से 25 रुपए की कटौती करके 10,50,000 महीने, 10 करोड़ 50 लाख हर वर्ष प्रतिवर्ष काट करके ये जो है उस दुरुपयोग करते थे, पैसे का घोटाला करते थे। जब ये इस पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल की 68,426/2010, जिसमें कटौती बंद के आदेश हुए। जब कटौती बंद के आदेश हुए तो मैंने इनके डीजीपी ब्रजलाल और क्या नाम मनोज कुमार IPS, शकील अहमद IPS, राम बहादुर सिंह उप पुलिस अधीक्षक और योगेश शुक्ला प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जेएम गाजीपुर के यहाँ वाद नंबर 533 2010 दाखिल कर दिया। ठीक है। माननीय जेएम गाजीपुर ने इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत के आदेश कर दिए। ठीक है। अब इनके मुकदमा पंजीकृत के जब इनके आदेश हो गए तो इन्होंने जो है फिर अपने लिए भागे हाईकोर्ट ने इनकी याचिका निरस्त कर दी, कहा कि पहले कोर्ट मुकदमा दायर करके आइए। ठीक है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी खारिज कर दी। तत्पश्चात ये मुकदमा 2019 में मतलब जो है पंजीकृत हुआ है, इसकी विवेचना चल रही है। 5 अरब 25 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। इस तरह से जब डीजीपी का जवाब तलब करा दिया, फिर इन्होंने अभी ताजा अवस्थी जी हैं जो डीजीपी, इन्होंने फिर संस्था को अवैध करके और हमारी जो है ख्याति, संस्था की ख्याति को हानि पहुंचाने का कार्य किया है। इनके खिलाफ भी मैंने याचिका दायर कर दी, इनका भी जवाब तलब हो गया है। तो इस तरह से संस्था ये बनी, लेकिन ये अधिकारी फिर भी ये अधिकारी जो है अपने पद पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, IPS आचार नियमावली का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आइए ये लोग जो है इसके बाद ये समझ लीजिए कि भारत के संविधान अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वल, समान न्याय पाने का अधिकार है, सभी को है, हर व्यक्ति को है। लेकिन उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो पुलिस हो, PSC हो, PRD हो, होमगार्ड हो, CISF हो, ITB हो, CRP हो, हर जगह हर अधिकारी अपने पद पावर का दुरुपयोग करता है और इनको समान न्याय नहीं देते हैं। जैसे किसी कर्मचारियों के खिलाफ यदि मुकदमा कायम हो जाता है तो ये कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देते हैं और दीर्घ समय के लिए निलंबित कर देते हैं, जबकि पुलिस रेगुलेशन में 496 दीर्घ काल के लिए निलंबन गलत है, क्योंकि इससे कर्मचारी के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और दूसरी तरफ जब कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त हो जाता है तो वो कर्मचारी की पेंशन रोक दी जाती है, ग्रेच्युटी रोक दी जाती है, जबकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर कोई है तो उनकी पेंशन को नहीं रोका जा सकता, ग्रेच्युटी नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये लोग रोक लेते हैं। मामला ये है कि ठीक है, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन दूसरी तरफ भी तो बात सुनो कि IPS ऑफिसर, DGP, इनके खिलाफ अगर मुकदमा कायम होता है तो इनके खिलाफ न तो ये सस्पेंड होते, न पेंशन ग्रेच्युटी रोकती है। मैंने IPS मनोज कुमार, IPS शकील अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, उनके खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत कराया धारा 168, 120B, 420 का,
तो इसमें ना तो इन्होंने सस्पेंड किया गया। अब इसमें डीजीपी ब्रजलाल जो इस समय राज्यसभा मेंबर है भाजपा के, इनकी भी पेंशन रुकनी चाहिए। इन पे तो 5 अरब 25 करोड़ की वसूली भी हो सकती है आगे चल करके, तो इनकी पेंशन क्यों नहीं रोकी गई? तो भारत के अनुच्छेद 14 के एक समान न्याय पाने, राइट टू इक्वालिटी के तहत हम लोगों को भी अधिकार है कि हम एक समान न्याय पाए, लेकिन ये लोग एक समान न्याय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सुनी, आपने पूरे विस्तार से अपनी बात रखी, मैंने आपको वक्त दिया था कि तमाम चीजें आप रख सके, उसके बाद कुछ सवाल जवाब हूं। पहला सवाल यहाँ पैदा होता है कि आपने जो मुकदमा दर्ज कराया उसकी जांच कौन सी टीम कर रही है और कहाँ की पुलिस, कौन से अधिकारी कर रहे हैं? उसकी जांच कोतवाली के एसएसआई उदय शंकर मिश्रा कर रहे हैं, लेकिन उसके संबंध में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में सीबीआई के लिए याचिका दायर कर रखी है। कोरोना काल की वजह से वो याचिका अभी प्रस्तुत नहीं हुई है, क्योंकि इसकी जांच तो सीबीआई वगैरह से होनी चाहिए। अंडर सब इंस्पेक्टर से क्या न्याय देगा, वो क्या जांच करेगा? बिल्कुल सही आपने कहा कि एक सब इंस्पेक्टर जो खुद उस अधिकारी के मातहत आता है, डीएसपी के एसपी के मातहत आता है, वो उनके खिलाफ जांच कर पाएगा? बताइए, क्या मजाक चल रहा है? ये तो मुकदमा दर्ज होते ही पहले ही उससे बड़े अधिकारी को जांच दी जानी चाहिए थी। एक अधीनस्थ अधिकारी अपने आईपीएस ऑफिसर की और डीएसपी की जांच कर पाएगा? ये एक सवाल है। लेकिन आपसे एक सवाल मेरा और है, आप ये बताइए, आप ही को दिक्कत है, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों का फोर्स है, वहां पे उन्हें तो दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को दिक्कत है कि मैं कई उदाहरण दे रहा हूं कि तमाम पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि अभी कोरोना काल में, जैसे कोरोना काल में 157 पुलिसकर्मी मर गए, और इस तरह कोरोना काल में इन्होंने अभी जो है इनको मतलब वो कंपनसेशन देने के लिए कहा था। तो मैंने सरकार से मांग की थी कि इनको भी उसमें फ्रंट लाइन वर्कर में रखा जाए और 25% इनको बढ़ोतरी दी जाए, तथा इनके बच्चों को 50 लाख डिस्कवर बीमा दिया जाए, एक बच्चे को नौकरी दी जाए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस रक्षक कल्याण ट्रस्ट की मांग को 50 लाख रुपया देने के लिए राजी हो गए, नौकरी देने के लिए राजी हो गए हैं। और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इस रक्षक कल्याण ट्रस्ट निपटाती रहती है। परेशानी तो पूरे विभाग को, मैं 3 पुस्त से पुलिस विभाग में हूँ, मेरे बाबा भी थे, मेरे पिताजी भी थे, और हम 5 भाई में 4 भाई पुलिस में हैं। तो रग रग से और इससे त्रस्त होकर, परेशान होकर, व्यथित होकर तब इस तरह का कदम उठाया है मैंने कि अब इनसे जो है संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनसे संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे, तो ये संगठित वाला ही सवाल पूछ लेते हैं आपसे। आपको आदेश मिल गया कोर्ट से कि भाई आप अपनी संस्था बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, 25 बरस का लंबा जो है वक्त गुजर चुका है, तो आपके साथ कितने लोग आज तक जुड़ पाए हैं और वर्तमान समय में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं पुलिस से? देखिए, जो परमिशन की बात करते हो तो परमिशन तो पहले ही से था। पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन राइट्स ऑफ एक्ट 1966 की धारा 1(2) पहले से ही 1961 से ही जो है 1861 से ही परमिटेड कर रही है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्था को नहीं रोका जा सकता है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने SCC 269 में निर्देश पारित किया कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन डज नॉट डिस्क्राइब एनी वर्किंग लॉ एनफोर्सिंग एनी गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट जो है वेलफेयर संस्था को चलाने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये वेलफेयर कार्य है, सामाजिक कार्य है, परिवार की वेलफेयर का कार्य है। तो इसको रोकने का ना भारत के संविधान में कोई प्रावधान है, ना पुलिस एक्ट में कोई प्रावधान है, ना कोई ऐसा नियम नहीं है जो इसे रोका जा सके। ठीक है, मैंने मान लिया कि इसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन मेरा सवाल ये है, जब आपने संगठन बना लिया, संस्था का नाम रख लिया, तो उस वक्त आपके साथ कितने लोग जुड़े? 25 साल में कितने लोग जुड़े रहे और वर्तमान समय में क्या स्थिति है? वर्तमान समय में मेरे पास 12,000 तो जुड़े हुए हैं ऐप से, और रक्षक कल्याण ट्रस्ट के उस पे वेबसाइट पे जुड़े हुए हैं करीब 22,000। इसके बाद हमारी जो है टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं लगभग 8,000, और इस तरह से हमारे व्हाट्सएपों पे जुड़े हुए हैं करीब 12,000, लगभग 50,000 से ऊपर जुड़ा हुआ है यार।
नहीं, जो 50,000 हैं ये लोग, ये क्या सारे पुलिस वाले हैं? क्योंकि आप जिस तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे तो कोई और भी आके जुड़ सकता है। नहीं नहीं, ऐसा है कि इसमें जो है पुलिस कर्मी है, पुलिस परिवारीजन है और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं। जैसे पुलिस एसोसिएशन में डॉक्टर, वकील और भी बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने संगठन चलाने की वो योग्यता रखते हैं, और ऐसे लोग भी संगठन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप पे एनएसए क्यों लगाया गया था अभी? हाँ, यही तो बात है कि इस एनएसए हमको इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो विवेक हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने विवेक की पत्नी को 50 लाख रुपया दिया और उसकी पत्नी को गजेटेड ऑफिसर की नौकरी दी। ठीक है। तो हमारे पुलिस विभाग में बहुत से कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो मुठभेड़ में या आतंकवादी गतिविधि में मारे गए हैं और मारे जाते हैं। तो मैंने कहा कि इनको भी 50 लाख रुपया दिया जाए और इनके बच्चों को भी गजेटेड ऑफिसर की नौकरी दी जाए। और अगर आप लोग सरकार द्वारा सुनाई नहीं की जाएगी तो रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन इसका विरोध करेगी। बस इतनी सी बात पर इन्होंने धोखे से हमको बनारस में गया हुआ था, गाजीपुर जा रहा था अपनी पेंशन के संबंध में, तो वहां इंस्पेक्टर साहब मिले और उन्होंने कहा गया, अरे साहब अध्यक्ष जी नमस्कार, और इस तरह से भ्रमित करके चाय वाय पिला के और सीधे हमको चौका घाट के गेट पे खड़ा कर दिया। हम यहाँ क्यों ले आए? तो उसने कहा कि भाई हम नौकरी कर रहे हैं, आप हमारे भी अध्यक्ष हो, 2 मिनट के लिए अंदर चले जाओ। हम 151 का चालान लेके आए, 151। तो हमने कहा लाइए हम मुचल का भरवाई देते हैं। बोले ठीक है, हम एसडीएम साहब को बुला रहे हैं। और बुला करके एसडीएम साहब ने हाथ जोड़ के कहा, अध्यक्ष जी मुझे ऊपर से बहुत बड़ा दबाव है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ 2 दिन के लिए जेल चले जाओ। तो हम कहा ऐसी अगर बात है कोई बात नहीं है। इसके बाद 2 दिन बाद पता लगा कि हमारे खिलाफ रासुका लगा दी। इस तरह से, जबकि कोई अपराध नहीं, 60 साल में नौकरी की, कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री के पास तो एक मच्छर मारने से लेकर के डायनासोर तक मारने का एक ही हथियार है इनके पास, वो है एनएसए। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोरखपुर में एक पुलिस परिवार का लड़का था, वो इनके साथ जुड़ा हुआ था, लगा रहता था, और भाजपा ने टिकट नहीं दिया, इन्होंने टिकट नहीं दी उसको, वो लड़ गया इलेक्शन, उसको रासुका लगा के उठाए, लखनऊ बंद कर दिया। इस तरह की कार्यशैलियां करते हैं। इस तरह की कार्यशैली सत्ता में बैठे हुए उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी की समय समय पर नजर आती रहती है, आप बता रहे हैं। लेकिन आप पे जिस तरीके से एनएसए लगाया, तो उससे आपको एहसास तो हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आम लोगों के साथ क्या कर रही है और किस तरीके का व्यवहार कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब जो है सिर्फ 5% लोग हैं, सिर्फ 5%, और 95% को बर्बाद कर रहे हैं। वो 5% लोग जो हैं वो सत्ता वालों के ही गुर्गे हैं, सरकार के ही गुर्गे हैं, वो नेताओं के ही गुर्गे हैं। जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में सुना होगा, महाराष्ट्र में वहां के गृह मंत्री ने, उस महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने वो बाजे इंस्पेक्टर को 100 करोड़ का वो दिया था कि पैसा वसूल के हमें दे, पैसा वसूल के दे। तो इस तरह का दबाव कर्मचारियों के पास पड़ता है और कर्मचारी उल्टा सीधा काम करते हैं, मजबूरी है उनकी। नहीं तो हमारी 95% पुलिस ईमानदार, कर्मठ और वफादार भी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 95% लोग खराब है। आप कह रहे हैं कि 95% पुलिस वाले गुर्गे बन चुके हैं। तो जो लोग ऐसे गुर्गे बन चुके हैं उनके लिए ट्रस्ट 95% मात्र 5%, 95% हमारी पुलिस एकदम ईमानदार है। अच्छा, 5% लोग हैं जो, कहावत है तालाब की एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह 5% लोग जो हैं दूसरी मानसिकता के हैं, जो उनके, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। मैं तो बताया करता हूँ पुलिसकर्मियों को, अगर कोई अधिकारी, कोई नेता गलत आदेश पारित करे उसको बिल्कुल मत मानो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि अगर कोई गलत आदेश देता है उसको न मानना अनुशासनहीनता की परिधि में नहीं आता है। लेकिन चूंकि इतना भय, इतना डर बना रखा है कि कुछ लोग डर की वजह से, जैसे कि मान लीजिए मंत्री ने एसपी से कह दिया
अब एसपी डर की वजह से इसका भी ताजा उदाहरण दे रहा हूं मैं जालौन में पोस्टिंग थी हमारी, जालौन में हमारी पोस्टिंग थी, तो एक कृपाल सिंह और दद्दा नाम का बदमाश था, जिला बदलता और वो वसूली करता था ट्रकों से। जब मीटिंग हुई, क्राइम मीटिंग हुई, तो वहां का थाना अध्यक्ष, कुठौंद का थाना अध्यक्ष पहुंचा मीटिंग में, तो एसएसपी बोले कि कृपाल सिंह दद्दा 24 घंटे में बंद होना चाहिए, अगर नहीं होता तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। एसओ आए बड़े दुखी मन से और बोले हमसे कि दद्दा हम तो कल सस्पेंड हो जाएंगे, बात बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि कृपाल सिंह दद्दा को गिरफ्तार अगर नहीं किए तो कल हम सस्पेंड कर दिए जाएंगे। हमने कहा 24 घंटे के अंदर, सुबह का सूरज जब उगेगा कृपाल सिंह दद्दा हवालात में होगा। और रात को ठीक 4 बजे दबिश दे करके कृपाल सिंह को पकड़ के 5 बजे हवालात कर दिया मैंने। जब विधायक जी का फोन आया, छोटे सिंह विधायक बसपा के विधायक थे, उनका फोन तत्काल मेरे पास आया कि भाई किसी को पकड़ा है? हमने कहा हाँ पकड़ा है। बोले उन्हें छोड़ दिए, मेरे रिश्तेदार है। हमने कहा वेरी सॉरी, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, थाना अध्यक्ष से बात करिए। थाना अध्यक्ष से बात की, चूंकि कप्तान ने कहा था, तो कप्तान ने उसने कहा कि आप थाना कप्तान से बात करिए। और कप्तान साहब से जब बात की तो कप्तान ने पलट के एसओ को फोन किया कि तत्काल उसकी लिखा पढ़ी कर अंदर कर दो। जब अंदर करने की बात है उन्होंने वैसा ही किया। इसके बाद जब दबाव कप्तान के ऊपर पड़ा, जो प्रमुख सचिव गिरे थे उस समय, उन्होंने दबाव डाला इनके ऊपर, कप्तान के ऊपर। कप्तान अपनी बात से पलट गए और उठा के एसओ को लाइन हाजिर कर दिया। जब कर दिया तो विधायक से वहां के लोगों ने कहा कि असली जो इसका जो वो है करता धरता विजन सिंह यादव है। तो इन्होंने जो है एडिशनल एसपी राकेश शंकर ने मुझे भी लाइन हाजिर कर दिया। जबकि 15 दिन हुए थे हमको, वहां 2 महीने हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, पुलिस रेगुलेशन पैरा 524 के मुताबिक बगैर गुड रीजन के 3 साल से पहले स्थानांतर नहीं होता, क्या कारण है 2 महीने के बाद आपने मेरा स्थानांतर कर दिया? मैंने तो बदमाश को पकड़ा था, आप इनाम देने के बजाय आप हमको पनिश कर रहे हैं, हमारा मनोबल गिरा रहे हैं। जी, आपने ठीक है, आपने इस घटना का जिक्र किया, इससे 2 सवाल मेरे जहन में पैदा होते हैं। यानी कि अगर आप चाहते तो इसे दत्ता बदमाश को एसपी की फटकार से पहले भी पकड़ सकते थे, लेकिन आपने एसपी की फटकार के बाद पकड़ा, तो यानी कि आप लोग भी दबाव में ही काम करते हैं? नहीं श्रीमान जी, वहां की पुलिस कर रही हो ये दबाव में, ऐसो कर रहे हो ये दबाव में। दरोगा हमारे 20 दिन पहले 25 दिन पहले पोस्टिंग हुई थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे जानकारी होती, मैं अपनी सर्विस काल में किसी को नहीं दबाऊं। चित्रकूट में हमारी पोस्टिंग थी, वहां पर जो है कैबिनेट मंत्री थे पटेल, आर के पटेल कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनके गांव में मैं गया, गांव में इनके चाचा, इनके भैया परिवार के सब जो है तालाब के किनारे गांजा बोए हुए थे। जब गांजा बोए हुए थे तो मैं पहुंचा, तो वहां के चौकीदार ने बताया, तो हमने कहा ठीक है कटवा लो। और इनके चाचा और भैया को पकड़ के थाने ले आए, कोतवाली ले आए, ट्रैक्टर भी ले आए, माल भी ले आए। अब एसएसपी ने तत्काल कहा उसको ट्रैक्टर को भी छोड़ दिया, मुलजिमों को भी छोड़ दिया। और हमसे हमारे पास एडिशनल एसपी आएगा, तुमको सस्पेंड कर दिया जाए। हमने कहाँ पंगा ले लिया है। हाँ, इससे पहले आर के पटेल मंत्री जी का मेरे पास फोन आया कि आप मेरे गांव गए थे। हमने श्रीमान जी गए थे, बोले अगर मैं होता तो तुम्हें बहुत पिटवाता वहां। तो हमने श्रीमान जी एक काम करिए, आप कोतवाली खत्म करा दिए, पुलिस रहेगी नहीं, तुम्हारे गांव जाएगी नहीं जी। अब इतनी देर में एडिशनल एसपी वहां के आते हैं और कहते हैं तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमने जरा रुको 2 मिनट, हमने तुरंत इस्तीफा लेकर के उनको पकड़ा दिया। हमने कि अब हम राजनीति करेंगे और राजनीति करके यही खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, अब तुम मेरा क्या कर लोगे बताइए। तो ये चले गए। खैर हमारा उसमें कुछ हुआ नहीं, हमारा सस्पेंड भी नहीं किया, हमारी कार्रवाई हमारे खिलाफ नहीं हुई थी इन्होंने। तो मैं कहना चाहता हूँ, इतने दबाव में रहते हैं अधिकारी, और दबाव के अनुसार उल्टा सीधा पॉलिटिकल जो है दबाव दे करके कर्मचारियों को भी प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, दंडित करते हैं जी।
आप कह रहे हैं कि आईपीएस ऑफिसर जो है दबाव में रहते हैं और उसके चलते वो अपने पुलिस जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी प्रताड़ित करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो भले हैं। वो आईपीएसओ की नाक में भी पानी चढ़ाए रखते हैं, उनका भी जीना दुभर किए रखते हैं अपने भ्रष्टाचार की वजह से, अपने कारनामों की वजह से। लेकिन मैं आखिर में आना चाहता हूं क्योंकि खबर बहुत लंबी हो जाएगी, वक्त उतना होता नहीं है, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप राजनीति करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप राजनीति करने जा रहे हैं? कोई राजनीतिक पार्टी भी बना रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हम जो है इन राजनीतिक दलों को सबको देख चुके हैं और इसके अब कोई विकल्प नहीं बचा है। ये मेरे पास लास्ट विकल्प है महोदय जी, क्योंकि जब तक हम अपने पास इतनी क्षमता नहीं रखेंगे कि मान लीजिए कोई अमुक पार्टी है हमारा विरोध कर रही है, कर्मचारियों को विरोध कर रही है, शोषण कर रही है, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो उनको सबक सिखाने के लिए पार्टी का निर्माण करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने रक्षक जन मोर्चा पार्टी का निर्माण कर लिया है। और 2022 में और भविष्य में हमारा सिर्फ एक ही नारा होगा कि जो वर्दी हित का कार्य करेगा बस वही ही राज करेगा, दूसरे को राज करने नहीं देंगे। मेरे पास भी वोट बहुत है और वोट की वजह से ये जब इनको वोट का दबाव पड़ेगा, जैसे सरकार बनाई तो उससे कहेंगे ये काम करो, और सरकार अगर जो विरोध करेगा उसको गिराने की भी क्षमता रखते हैं। जी जी जी, आपकी बात मैं समझ चुका हूं। अब वर्दी वाले कह रहे हैं अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, कल को टीचर कहेंगे हम अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, फिर कल को कोई और किसी विभाग के लोग खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे हमारी कोई सुन नहीं रहा, हम अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। ये क्या करने जा रहे हैं आप देश के अंदर? नहीं, राजनीतिक पार्टी ये सिर्फ कर्मचारियों के परिवारीजनों का मंच है। भाई हमको न्याय कर्मचारी को नहीं मिल रहा है तो कम से कम परिवारी सारे लोग एकजुट होकर के अपने अपने भाई बंद, माता पिता, रिश्तेदार को, जो कि वर्दीधारी है, जो बोल नहीं सकता है, जो अपनी बात कह नहीं सकता है, जो अपनी समस्या स्वयं खड़े होकर लिए उनकी बात को ये मंच उठाया करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वक्त का तकाजा होता है, फिर भी बातचीत बहुत लंबी होगी, लेकिन आपसे बात करने का बहुत मन है, बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, फिर आपसे जुड़ेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।